जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Hello friends, welcome to the online platform of Trishul Defense Academy. Today we are here with some important MCQs for economics. ये MCQs कुछ important topics से लिए गए हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक्स सिलेबस कवर नहीं कर रहा है, बट हाँ हमने कुछ MCQs निकाले जो बहुत रैंडम है आपके एग्जाम्स में और एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। तो करीब 29-30 क्वेश्चन का सेट है जिसमें हम हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे एक एक एमसीक्यू। ठीक, पहला एमसीक्यू, पॉवर्टी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज लार्जली ड्यू टू। पॉवर्टी वी ऑल नो, भुखमरी। पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में क्यों हो रही है, तो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं कि पॉवर्टी डेवलप्ड कंट्रीज में कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से है और डेवलपिंग कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज के में कुछ अलग रीजंस हैं। ठीक, पहला, वॉलंटरी आइडलनेस, कि आदमी खुद ही काम नहीं करना चाहता, एक ऑप्शन। इनकम इनइक्वालिटी, यानी सोसाइटी में इनकम के बेसिस पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, जिसे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, एक रीजन हो सकता है। लैक ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल, जहां तक आप लेस डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो कल्चर वाइज बहुत साउंड होती है, तो ये कहना गलत होगा कि हमारे यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती या कल्चर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में, बिल्कुल नहीं। ये सारी सोसाइटीज, चाहे वो कोई भी ईस्टर्न सोसाइटी आप ले लें, इंडियन, चाइना, मिडिल ईस्ट की, मुस्लिम कंट्रीज की, उन सब जगह कल्चर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मोटिवेट करता है आदमी को काम करने के लिए। तो ये थर्ड ऑप्शन तो गलत है। ठीक, लैक ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल, लोग समझदार नहीं है। नहीं, आपके समझदारी का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, आप ट्रेनिंग की बात करते, स्किल की बात करते तो एक समझ में आता, इंटेलिजेंट नहीं है। अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो एक छोटी फैमिली में जो महीने का 150 हजार रुपए भी कमा रहा है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने में तो सक्षम है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, इनकम कैपेसिटी के हिसाब से डिसीजन तो वो प्रॉपर ले रहा है, मैनेज कर रहा है उसी कम से कम रिसोर्सेज में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन आपका मतलब निकला वो है इनकम इनइक्वालिटी, यानी ऐसी सोसाइटी जहां पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकम डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। ये डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी, इसीलिए इनकम इनइक्वालिटी ऑप्शन बी लेस डेवलप्ड कंट्रीज में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पॉवर्टी का। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ स्टेट, यहां पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात नहीं कर रहा है, स्टेट आपका जो नेशन स्टेट की बात कर रहा है, ओवरऑल कंट्री की जो अथॉरिटी है, पावर है, गवर्नमेंट है, उसकी बात कर रहा है। इज इनएडिक्वेट टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब, इट इज कॉल्ड। जब आपका स्टेट आपको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाता, यानी उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ही नीचे जा रही है, ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो होता है उसको क्या बोलते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक पर्टिकुलर सीजन में आप एम्प्लॉयड हो और उसके आने वाले अगले सीजन में आप अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका एग्रीकल्चर या रूरल एरियाज में देखा जाता है। डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि आदमी काम तो कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली अनएम्प्लॉयड है। ये कब होता है? ये वो सिचुएशन है जहां पर नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब कम है बट ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो आदमी दिख तो रहा है कि वो काम कर रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसको आप बोलते हो, वो जीरो है। ठीक, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की रूरल एरियाज की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जबकि वहां पर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी उतना नहीं बढ़ रही है।
इसका मतलब अगर वो आदमी वहां से निकाल दिए जाएं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आने वाला, बट स्टिल लार्जर पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, तो ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि जो आपकी बिजनेस साइकिल है, ये डेवलप कंट्रीज का फीचर है। बिजनेस साइकिल में ये है ग्रोथ, ये है बूम, ये है रिसेशन, ये है डिप्रेशन और ये है रिकवरी। ठीक, जरा गौर से समझिएगा। जब ग्रोथ और बूम सिचुएशन है तो इकोनॉमी प्रोडक्शन लेवल उसका बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा रहेगा, यानी ऊपर जाएगा। बट जैसे ही साइकिल नीचे आएगी, दैट इज रिसेशन और डिप्रेशन, यहाँ पे डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है तो प्राइसेस नीचे जा रही हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कम होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग काम से निकाल दिए जाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट नीचे यानी अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वापस रिकवरी स्टेज आएगी, यानी अगेन डिमांड क्रिएट होने लगी, प्रोडक्शन फिर बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट। तो ये कोई परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो नहीं है। जैसे जैसे बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे जा रही है, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज होता है। ये है आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये डेवलप कंट्रीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। तो बचा क्या? स्ट्रक्चर है, तो आंसर स्ट्रक्चर लगा देंगे। लेकिन उससे पहले जाने की स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहता है कि जब आपकी सोसाइटी जो भी डिमांड क्रिएट कर रही है, उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते, उस डिमांड को सप्लाई के थ्रू फुलफिल नहीं कर पाते, उस केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो है स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देता हूं, हमारे यहां सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, बट सर्विस सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रिक्वायरमेंट है वो है स्किल। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड तो है, लेकिन मार्केट बेस्ड स्किल उनके पास नहीं है। उस केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी स्टेट जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही, यानी जो स्किल रिक्वायर्ड है वो स्किल दे ही नहीं कर पा रही। जो सोसाइटी में डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, वो डिमांड फुलफिल ही नहीं कर पा रही। यही आपका क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला, who amongst the following can take benefit of the social security fund established by government of India for unorganized workers? ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यहां एक टर्म मिला। हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन जो है वो इसी पर्टिकुलर टर्म से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो किसी भी गवर्नमेंट रेगुलेशन के बाहर है, ना वो टैक्स दे रहा है, ना उसे कोई सोशल बेनिफिट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ना वो कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर रोड पे टी स्टॉल वाला है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिक्शा पुलर्स आपके आसपास घूम रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, कोई प्रोविडेंट फंड, कोई पेंशन फंड उनको नहीं मिल रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब हम जो जो यहाँ 4-5 ऑप्शंस हैं उनमें आते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर चाहे पब्लिक यानी गवर्नमेंट स्कूल में हो या फिर प्राइवेट, उसके पास एक फिक्स इनकम आती है क्योंकि सैलरी फिक्स है, टेन्योर फिक्स है। दूसरा, इनका पेंशन भी बनता है, इनका पेंशन तो खैर अब बंद होगी, इनका प्रोविडेंट फंड भी बनता है, तो डेफिनेटली ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हो गए, हटा दीजिए। अगला, एम्प्लॉय ऑफ शुगर फैक्ट्री। अगेन, कोई भी फैक्ट्री जब आप लगाते हो तो डेफिनेटली आप रजिस्टर कराते हो उसको, है ना, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में आपकी फैक्ट्री रजिस्टर होगी, कितने एम्प्लॉयज आप रखोगे वो भी आपको मेंशन करना है, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी आपको मेंशन करना है। तो डेफिनेटली ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर या रेगुलेटेड सेक्टर का पार्ट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ओवरसाइट है यहाँ पे। टेक्सटाइल लेबर, अगेन टेक्सटाइल लेबर जो है आपका वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री का पार्ट है, वो भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड में आएगा, रेगुलेशन में आएगा। क्लर्क इन अ फैक्ट्री, अगेन जैसे हमने फैक्ट्री की बात की वो इंडस्ट्रियल पार्ट हो गया रेगुलेटेड सिस्टम का यानी ऑर्गेनाइज सिस्टम का, तो ये भी हट गया। बचा क्या? रिक्शा पुलर। रिक्शा पुलर्स आपके यहाँ जो काम करने आते हैं, डोमेस्टिक लेबर्स वर्कर्स जो होते हैं, वो सारे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हो जाते हैं। अगर वो कह रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो इसमें से नहीं काउंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें से हमको सिर्फ यही निकालना है कि मेजरली अनऑर्गेनाइज वर्कर होगा कौन। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर का एग्जाम्पल है रिक्शा पुलर, आपके सामने ऑप्शन।
इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि आपको बिल्कुल सोचना पड़ जाए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रिलेट करना है, बेसिक नॉलेज पे ये क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नरेगा जिसको आप समझते हैं वो यही है, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये यही है। ठीक, इसके प्रोविजंस क्या है, बस सीधे सीधे इस एक्ट के, इस कानून के अंदर क्या क्या प्रोविजंस, सुविधाएं, ठीक, वो दी गई हैं, वही पूछ रहे हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर टू एवरी हाउसहोल्ड whose adult members volunteer to do unskilled manual work has become a fundamental right। फंडामेंटल राइट का मतलब, राइट टू वर्क जो है, जैसे ही आपको फंडामेंटल राइट पूछा, यानी राइट टू वर्क जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, तभी वो फंडामेंटल राइट बनेगा, अदरवाइज तो फंडामेंटल राइट नहीं बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो कोई भी राइट आपसे बोला जा रहा है तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट में होना चाहिए, तभी फंडामेंटल कहलाएगा। आधा पार्ट जो क्वेश्चन का है, स्टेटमेंट का है, बिल्कुल सही है, बट जैसे ही वो फंडामेंटल राइट की बात करता है तो क्या राइट टू वर्क आपके यहाँ एक फंडामेंटल राइट है? नहीं, राइट टू वर्क डीपीएसपी का पार्ट है, पार्ट 4 का, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, under the provisions of the act, women are to get priority to the extent that 1/2 of the persons who are given employment are women who have asked for work। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, 33% या उससे ज्यादा, अभी 35% बढ़ा दिया गया शायद, 33 से 35% वुमेन के लिए रिजर्व है एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आपके पास 100 लोग आए हैं तो उसमें 33 वुमेन होनी चाहिए काम करने के लिए। ठीक, ये बेसिक प्रोविजन है, मतलब इतना प्रोविजन फुलफिल करना ही करना है। अगर वो वुमेन, मेन जो है वो नहीं है तो उनकी जगह वुमेन रखो, अगर वुमेन है तो पहले वुमेन को प्रायोरिटी दो, मेन को बाद में दोगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्योंकि करेक्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आंसर हो गया सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज बी ओनली। ठीक है, आप ये क्वेश्चन यहां पे लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, ये क्वेश्चन आपको समझाने का ये मतलब नहीं था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मेजर डिफिकल्टी होती है आपके एग्जाम पे, सीडीएस एग्जाम में, वो स्टेटमेंट्स की होती है। पूरा स्टेटमेंट अगर आप इसको यहां से यहां तक पढ़ोगे, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है यहां तक, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क तक, तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है, लेकिन जैसे ही ये फंडामेंटल राइट का कंपोनेंट आ गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपको यहीं से समझना है कि आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अलग अलग नहीं चलेगा, आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको लगाने जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये मैं क्वेश्चंस इसीलिए लाया ही हूं, वो क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये कोई क्वेश्चन किसी कोचिंग का या मेरा खुद का बनाए हुए नहीं है, क्यों? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है वो है लैंग्वेज, और मेरा मकसद ही यही है कि आपको उन लैंग्वेज को पकड़वाना, पहुंचाना उस लैंग्वेज को, कि कैसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, करने हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन आते हैं, विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Under the Antyodaya Anna Yojana, the food grains are available to the poorest of the poor families under the National Food Security Act 2013। अंत्योदय अन्न योजना ये 2001 में आई थी, 2001 का स्कीम है ये। इसमें टारगेट किया गया था जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जैसे आपके ट्राइबल पीपल हो गए, जैसे आपके हिली एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वो हो गए, ये आपके सड़क के किनारे जो डाउन ट्रोडन रहते हैं वो हो गए, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, मतलब जिनको देख के आप बोल दो कि अरे इसकी तो सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन बना है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना आई। ठीक, इस योजना के अंदर हर फैमिली को 35 किलो खाना, हर महीने का 35 किलो खाना दिया जाएगा, वेरी कंसेशनल प्राइस, 3 रुपए में आपको राइस मिलेगा, 2 रुपए में व्हीट मिलेगा, 1 रुपए में कोर्स ग्रेन। ठीक, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया। Below the poverty line families are allocated 5 kgs of food grains per month at concessional prices of wheat at ₹1, rice at ₹2 and coarse grains at ₹3। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, समझिएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अगर मैं इसको यहां पे रोक दूं, समझ रहे हैं? ये जो प्राइसेस मैंने यहां डिस्कस किए, ये प्राइसेस गलत। 3 रुपए में आपको राइस मिलेगा, 2 रुपए में आपको व्हीट मिलेगा और 1 रुपए में आपको कोर्स ग्रेन मिलेगा। ठीक है, यही डिफिकल्टी लेवल है।
क्वेश्चन गलत होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ सब कुछ सेम एज इट इज है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क किया। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखे हैं उनको प्रॉपरली नहीं पढ़ा, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग और आंसर हो गया आपका ए। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, हाँ ऑप्शन ए आंसर सही है इसका, बी गलत है। पॉवर्टी गैप क्या होता है? सीधे सीधे डेफिनेशन पूछिए आपके, सीधे सीधे डेफिनेशन ही आपके यहां पूछे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक। डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड द एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। मतलब पॉवर्टी गैप का ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पॉवर्टी गैप का मतलब होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जितने लोग हैं उनके आपस में जो इनकम इनइक्वालिटी का डिफरेंस है या पॉवर्टी का डिफरेंस है वो कितना है। यानी पुअर तो है, ये बात तो मान ली कि भैया, अगर मान लो जस्ट एन एग्जांपल, इफ अगर मैं बोलूं कि अगर कोई आदमी 400 रुपए पर मंथ कमाता है तो वो बीपीएल के ऊपर है, उससे नीचे कमाने वाले बीपीएल के नीचे हैं, यानी बिलो दी पॉवर्टी लाइन। बहुत सारे लोग होंगे जो 350 कमाते होंगे, कोई 200 कमाता होगा, कोई 100 कमाता होगा, कोई 50 कमाता होगा। अब अगर आप सबको एक ही तराजू में तौल देंगे तो गलत है, क्योंकि 50 वाला तो बहुत पुअर है, 350 वाला या 350 वाला जरा सा अगर गवर्नमेंट उसके साथ हेल्प करे तो वो 400 पर मंथ के लेवल पे पहुंच सकता है, उससे ऊपर पहुंच सकता है, लेकिन इसके साथ आपको ज्यादा एफर्ट मारना होता है। तो पॉवर्टी गैप का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि कितने पुअर है, वो ये भी बताता है कि कितने ज्यादा पुअर है। इट मींस कि केवल वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं देता, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे बात नहीं करता पॉवर्टी, वो पॉवर्टी में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कितने ज्यादा, कितनी गहराई तक, कितने ज्यादा पुअर है वो भी बताता है। पहला स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड द एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन, दैट इज पॉवर्टी गैप, यही आपका राइट आंसर है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक, ये इनइक्वालिटी वाली बात है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, कितना गैप है, गैप इसको आप इनकम इनइक्वालिटी में काउंट करते हो। गैप बिटवीन डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस बिल्कुल अलग चीज है। गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज बिल्कुल अलग चीज है। पॉवर्टी से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. Regional disparities in India are high and have been rising in recent years because regional disparities का मतलब रीजन के बीच में जो डिस्पैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे ही मेजरली मान ले तो, जैसे जितना डेवलप्ड उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, क्या उतना ही डेवलप्ड बलिया भी है? पॉइंट। जितना डेवलप्ड दिल्ली है, क्या उतना ही डेवलप्ड यूपी का प्रयागराज है? पॉइंट। जितना डेवलप्ड स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात है, क्या उतना ही डेवलप्ड स्टेट उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या यूपी बिहार है? दिस इज रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिफरेंस। इनके रीजन क्या है? देयर इज परसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम इन सेलेक्ट लोकल्स, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके 4 मेट्रोपॉलिटन महानगरों की बात करें, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और बेंगलुरु और कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मेजर यही 4 अभी मेट्रो लेते हैं। इन 4 मेट्रोज में अगर आप जाओगे, डेफिनेटली यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, सारा का सारा जो क्राउड है वो उन्हीं तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा किया जाता है। कोई भी बड़ी कंपनी आएगी, वो आप सोचिए, वो बिहार में इन्वेस्ट करना चाहेगी या दिल्ली में, वो मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहेगी या फिर यूपी में? तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है और सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट वहीं पे आ रहा है, ठीक है। सम एरियाज आर एग्रो क्लाइमेटिकली लेस कंड्यूसिव टू डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। कुछ एरियाज इसलिए पीछे हैं क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। सम एरियाज आर कंटिन्यू टू फेस लिटिल और नो एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जैसे यूपी लैगिंग है एग्रीकल्चर में, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। दूसरा, इसके अलावा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं है, ठीक, ये भी एक वैलिड रीजन हो गया। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, सम एरियाज हैव फेस्ड कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये तो आप आज भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि नॉर्थ ईस्ट में फिर कोई दिक्कत हो गई, जम्मू कश्मीर में फिर कोई दिक्कत हो गई। तो यस, कुछ एरियाज हैं जो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है,
जिसकी वजह से वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर चारों हो गए। आपको बस पढ़ना है और उसको रिलेट करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये स्टेटमेंट्स अगर आप समझने की टेंडेंसी डेवलप कर लें तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, नाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी का दो कॉन्सेप्ट हमने क्लास में भी डिस्कस किया। जब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम उस मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं जो एक पर्सन के लिए जरूरी है टू मेंटेन इट्स हिज और हर सर्वाइवल। अगर वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो उसकी सर्वाइबिलिटी पे क्वेश्चन उड़ जाता है। बट रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब सोसाइटी में एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन है। ठीक, हर आदमी आपकी लोकेलिटी में एक एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जी रहा है और आप उस एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आप अंदर से रिलेटिवली पुअर फील करोगे। जैसे जब आप स्कूल जाते थे तो 10th तक में आप रिक्शे से जा रहे थे और आपके क्लासमेट साइकिल से, तो आपको रिलेटिव पॉवर्टी हुई। सिमिलरली 11th-12th में जब आप आए तो आपके फ्रेंड्स बाइक पे आ गए, मोपेड पे आ गए, आप साइकिल पे हो गए, रिलेटिव पॉवर्टी। क्यों? आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक, अंदर से वो पॉवर्टी फील हो रही है आपकी। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एब्सोल्यूट टाइम, एब्सोल्यूट नंबर्स में कि वो जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाता। पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल यानी क्वांटिटी। पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट। ये बेस्ट स्टेटमेंट जो ये क्वेश्चन को जस्टिफाई करता है वो यही है, बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट। ठीक, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस लेवल नहीं, वो रिलेटिव हो जाएगा। पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल अलग चीज है। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ज्यादा लोग बेरोजगार हैं इसलिए पॉवर्टी नहीं, अलग हो जाएगा। ठीक, बेसिक जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है वो यही कि कितने नंबर ऑफ पीपल अपनी बेसिक कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते। बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट्स यानी कि जो बेसिक कैलोरी की रिक्वायर्ड है। लकड़ावाला कमेटी ने 2400 और 2100, 2400 रूरल एरियाज में और 2100 अर्बन एरियाज में ये बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट मंथली की दी थी कि एक आदमी अगर ये बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट जो भी वो खा रहा है उससे अगर इतनी कैलोरीज वो नहीं ले पा रहा तो वो पुअर है। ठीक, इसलिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। Among the following reasons for disguised unemployment in rural areas, अगर आपको याद हो अभी ऊपर हमने पहले disguised unemployment समझा था कि जरूरत से ज्यादा लोग कहीं पे अगर एम्प्लॉय कर दिए जाएं तो वो एम्प्लॉयड तो दिखेंगे पर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। चॉइस ऑफ अ हैवी इंडस्ट्री मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू सम एक्सटेंट। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं हुआ। ठीक, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड अलोंग विद स्लो पेस ऑफ लैंड रिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन बढ़ी और ज्यादा से ज्यादा लोग अब उस लैंड में कल्टीवेट कर रहे हैं, तो यही एक अच्छा ऑप्शन है। हाई इलिटरेसी एंड लो स्किलिंग रेट, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपकी इलिटरेसी ज्यादा है और स्किलिंग लेवल कम है तो आप प्रोडक्टिवली कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। दूसरा, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द कंट्री, द सेकंड ऑप्शन, एंड चॉइस ऑफ हैवी इंडस्ट्री मॉडल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी एक मेजर रीजन है क्योंकि हमने सेकंड 5-year प्लान जो पढ़ा महालनोबिस मॉडल, उसने मेजर फोकस रखा किस पर? कैपिटल डेवलपमेंट पर, यानी जो आपके कैपिटल प्रोडक्ट्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी उनको बनाएंगे, यानी कि वो मशीनरीज जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज यूज करेंगी उनके लिए हम वो मशीनरीज बनाएंगे। उसके बाद वो इंडस्ट्री वो मशीनरी यूज करके कंज्यूमर गुड्स जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं उन कंज्यूमर गुड्स को बनाएंगे। ठीक, तो ये भी ऑप्शन सही है कि मेजर फोकस आपका कैपिटल पे था। दूसरा, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ नहीं तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो नीचे रह गई। तो इसलिए ये चारों के चारे जो ऑप्शंस हैं आपके वो सही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट विच अकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज नोन एज सीजनल, बिल्कुल नहीं क्योंकि ये सीजनल बेसिस पे होता है। साइक्लिकल, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि साइक्लिकल इकोनॉमिक साइकिल के बेसिस पे होता है, जैसे जैसे इकोनॉमिक साइकिल बढ़ेगी आगे वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो चेंज होगा और वापस सही हो जाएगा।
चौथा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हमने पहले ही देखा कि उसका मतलब कि ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, ठीक, तो वो भी नहीं। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ऐसा सिनेरियो होता है जहां पर जब एक बंदा वॉलंटरली अपना काम छोड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश है, ठीक, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हर इकोनॉमी में हमेशा रहता है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी करंट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और वो दूसरी जॉब में जाते हैं। ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में ही है, बट बेसिक सिनेरियो डेवलप कंट्रीज में देखने को मिलता है। दूसरा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो सिनेरियो देखने को मिलता है वो या तो इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम देखने को मिलता है या फिर बूम के टाइम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, प्रोडक्शन लेवल ही कम है, तो आप एक जॉब छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाओगे। आपको तो पता है कि रिसेशन का टाइम है, तो रिसेशन में तो वैसे ही लोगों को निकाला जा रहा है, तो डेफिनेटली आप जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाओगे। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मेनली ग्रोथ और बूम सिचुएशन में देखने को मिलता है, और उसका मतलब यही है कि भाई एक ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी आदमी खुद से अनएम्प्लॉयड है, क्यों, बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर सम बेटर अपॉर्चुनिटी। आंसर इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट गाइडेड द प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया फ्रॉम, मुझे नहीं पता इसका आंसर, आप भी मत देखो आंसर को, बट सोचो महालनोबिस मॉडल आया कब था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक, सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैवी कैपिटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ठीक, यानी महालनोबिस मॉडल जो था वो कैपिटल इंडस्ट्री डेवलपमेंट पे फोकस था, हैवी इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंडस्ट्री में करने की बात करता था, और वो सेकंड 5 ईयर प्लान में आया, ठीक, ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पढ़नी है। अब अगर मैं ऑप्शन में ये देखूं कि कहां सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑप्शन है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं देखना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं हो सकता, फोर्थ 5 ईयर प्लान नहीं, सेकंड में शुरू हुआ है, सेकंड 5 ईयर प्लान, बिना कुछ देखे दाके मैंने सीधे आंसर लगा दिया सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट, इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या चीजें सही है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज एज डेवलप्ड एज दैट ऑफ चाइना, बिल्कुल गलत बात है, हमारी अभी 5 ट्रिलियन भी नहीं पूछी, वो बहुत ज्यादा है, 13-14 ट्रिलियन के आसपास की है, तो गलत हो गया। 70% इंडियंस इन्वॉल्व इन सम टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड आर द ओनर्स ऑफ सम और दी अदर एमएसएमई। अगर 70% इंडियंस आपके सेल्फ एम्प्लॉयड या किसी एमएसएमई के ओनर हैं, एमएसएमई को ओन करते हैं, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत क्यों है? मेन चीज तो यही है कि हम जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं आज के टाइम पे, हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है उसके लिए कंसर्न है, तो 70% पॉपुलेशन अगर आपकी यहाँ इन्वॉल्व है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई कैसे हो सकता है, तो वो कट गया। इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है। अगर आप रेशियो देखें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है वो करीब 17 से 18% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन इन एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में काउंट करें तो यही एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जो है वो करीब 50%, 50.4% तक पॉपुलेशन जो है वो इस सेक्टर में लगी है, तो यानी कि सी स्टेटमेंट सही है। 40% इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन फॉरेन कंट्रीज और इन दी ऑर्गेनाइजेशंस असिस्टेड बाय फॉरेन कैपिटल, अगेन 40%, बहुत बड़ा नंबर है 40%, नहीं हो सकता, ठीक, नन ऑफ द अबव, तो आंसर हमें पहले मिल गया सी, तो बाकी हम पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इनमें से कौन सा काम प्लानिंग कमीशन नहीं करता? असेसमेंट ऑफ द मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग कमीशन को यह देखना है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना रिसोर्सेज है, कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक, तो बिल्कुल सही बात है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, बाकी चीजें पढ़नी नहीं है कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, यस, प्लानिंग कमीशन का बेसिक फंक्शन ही यही है कि प्लान फॉर्मुलेट करना, वो सही हो गया। पब्लिक कोऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, वेरी गुड, ये तो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है। प्लानिंग कमीशन का मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि प्लानिंग को पार्टिसिपेटरी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पार्टिसिपेटरी बनाया जाए, कैसे? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, लोकल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल बजट ऑफ द कंट्री एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, गलत बात। प्रिपरेशन ऑफ नेशनल बजट हमें पता है इकोनॉमिक जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है एक्सपेंडिचर का, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आपका नेशनल बजट बनाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमको गलत स्टेटमेंट ही पकड़ना था, डी आंसर हो गया आपका।
Which of the following features indicate that Indian economy is of the developing country? कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग बनाता है? डेवलपिंग यानी अभी ग्रो कर रहा है। डेवलपिंग का ये मतलब हुआ, डेवलप्ड मतलब कर गया, कर चुका है, एक पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पहुंच चुका है। डेवलपिंग मतलब अभी कर रहा है। क्या क्या चीजें हैं? ऑक्यूपेशन मेनली इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही बात है, हमने वो चीज डिस्कस की। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, यस, क्रॉनिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, तो यस लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है, जनरेशंस के बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट चलती, एक बाप अनएम्प्लॉयड गया तो उसका बेटा भी अनएम्प्लॉयड हो गया, तो लंबा टर्म तक अनएम्प्लॉयमेंट, यस हमारे यहाँ देखा जाता है। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब यही हुआ। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ में बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पैसा ज्यादा बचता ही नहीं है, तो ह्यूमन कैपिटल वीक है, पुअर क्वालिटी है, सही बात है। लो पर कैपिटा इनटेक ऑफ प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है कि जब आज हम क्या बोले 21st सेंचुरी आ गई और हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम चलता है, पीडीएस में हम अभी भी बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, खाना पहुंचाना है, न्यूट्रिशन की तो बात नहीं करते, तो ये भी सही है, ठीक, तो ऑप्शन सारे सही हो गए। Which of the following may be termed as the long-term objective of Indian planning? Long-term objective, ठीक, सेल्फ रिलायंस, बिल्कुल सही बात है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट प्लान टू दी 12th प्लान जो खत्म लास्ट प्लान हमने देखा उसका ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस। प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हर इकोनॉमी यही चाहती है कि उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बना रहे। ग्रोथ ऑफ 7% पर एनम, ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, ये हर एक पर्टिकुलर प्लान ऑब्जेक्टिव हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के 7% ग्रोथ लेना नहीं, श्योर नहीं है इसके बारे में। ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वो फिजिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी की पूरी इकोनॉमी को संभाले हुए, जैसे रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में तो तैयार होता नहीं है, एक 5 ईयर प्लान में तो कंप्लीट नहीं हो सकता। आज तक हमारे यहाँ रोडवेज और रेलवेज प्रोजेक्ट है, वाटरवेज प्रोजेक्ट है, एयरवेज प्रोजेक्ट है, वो चल रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म है, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपोनेंट लॉन्ग टर्म का पार्ट होगा। तो ग्रोथ ऑफ 7% पर एनम जो एनुअल टारगेट हो सकता है, 5 ईयर प्लान का टारगेट हो सकता है, लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे आपके ऑप्शन सही है। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम में 3 कंपोनेंट है, एक प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक, दूसरा मिक्स्ड इकोनॉमी और तीसरा आपका प्राइवेट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि मेजर रोल जो है वो गवर्नमेंट प्ले कर रही है। प्राइवेट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिससे बोलते हैं, उसमें मेजर रोल प्राइवेट सेक्टर प्ले कर रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड, नहीं, कोएक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलोंग विद प्राइवेट सेक्टर, मिल गया आपको। सीधे सीधे डेफिनेशन पूछिए, अगर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन आती है, पता है, हो गया, इसके अलावा कुछ आपको इसमें नहीं करना है। अमंग द रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन नॉट इंक्लूड, यानी जब आपको इन्फ्लेशन होता है, सोसाइटी में जो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो गवर्नमेंट या आरबीआई क्या क्या डिसीजन ले सकती है उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। यहां पे पूछा है वी कैन नॉट इंक्लूड, मतलब वो चीज नहीं करना चाहिए, जो चीज नहीं करना चाहिए उसको यहां पे पॉइंट आउट करना है। बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। लोअरिंग बैंक रेट, जब अब बैंक रेट वो रेट होता है, पहले तो समझ लें कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट वो रेट है जिसपे बैंक्स आरबीआई से लॉन्ग टर्म पे पैसा लेते हैं, ठीक। अगर आरबीआई बैंक रेट कम कर रहा है, जैसे बोल रहा है ना लोअरिंग बैंक रेट, अगर आरबीआई बैंक रेट कम कर रहा है तो इसका मतलब वो बैंक्स को सस्ता पैसा देगा। बैंक्स को अगर सस्ता पैसा मिला तो वो आगे लोनिंग भी सस्ता करेंगे। जब सस्ती लोनिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जब लोग लोन लेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, उनकी ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो इन्फ्लेशन को और बढ़ा देगा। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन में बैंक रेट को कम नहीं किया जा सकता, बैंक रेट को बढ़ाया जाएगा। तो बी ऑप्शन काट देते हैं। अमंग द रेमेडीज ऑफ इन्फ्लेशन वी कैन नॉट इंक्लूड लोअरिंग ऑफ बैंक रेट, ठीक। रिड्यूसिंग बजटरी डेफिसिट, बिल्कुल सही बात है। एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, या एक्से एक्सपेंडिचर जिनको कम करा जा सकता है, उसी की बात कर रहे हैं। एंड इफिशिएंट पीडीएस, इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक, सबके पास परचेजिंग पावर है, उसमें आप पीडीएस इंप्रूव कराओगे।
है ना, इफिशिएंट है पीडीएस। इफिशिएंट मतलब उसमें आप अपने पीडीएस को और ज्यादा इफिशिएंट बनाओ, उसमें वेस्टेजेस काटो, बेनिफिशियरी टारगेटिंग अच्छे से करो, वेस्टेजेस कम करो, लीकेजेस हटाओ, ठीक है, यही है आपका एफिशिएंट पीडीएस। ये भी कर सकते हैं। तो लोअरिंग बैंक रेट इज योर ऑप्शन, क्योंकि वही चीज नहीं कर सकते, बैंक रेट बढ़ाना चाहिए। अमंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन कैन बी लिस्टेड, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। पहले हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन है तो क्या क्या चीज नहीं करनी चाहिए, अब हम पढ़ रहे हैं कि कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण है इन्फ्लेशन के। स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। अगर एग्रीकल्चर आउटपुट यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्लो होगा तो डेफिनेटली सप्लाई कम होगी मार्केट में, सप्लाई कम होगी मार्केट में तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीजिंग नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, अगर आप अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी मेंटेनेंस वाला एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, जैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने स्कूल बनाया, नॉन डेवलपमेंट मेंटेनेंस करना उसका, ठीक। तो अगर आप अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो आपने बढ़ाया वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कॉज करेगा, क्योंकि एक्सेसिव मनी मार्केट में आप डाल रहे हो। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो डेफिनेटली मार्केट में वो डिमांड क्रिएट करेगी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उसको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो डेफिनेटली डिमांड क्रिएट करेगा, वो भी इन्फ्लेशन कर सकता है। एंड रैपिड ग्रोथ इन कॉस्टली इंपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। ये टर्म सीधे सीधे कह रहा है कि अगर आप अपना इंपोर्ट बढ़ाओ, कौन सा इंपोर्ट, कॉस्टली इंपोर्ट, यानी अगर आपका इंपोर्ट महंगा हो रहा है और आप वो इंपोर्ट तब भी करे जा रहे हो, आपका इंपोर्ट आपके लिए महंगा हो रहा है, महंगा सामान आप मार्केट से खरीद रहे हो, डेफिनेटली जब आप महंगा सामान मार्केट इंटरनेशनल मार्केट से खरीद के अपनी मार्केट में लाओगे तो उसको आप महंगा ही बेचोगे, तो महंगा जो सामान है वही महंगा बिक रहा है, तभी इन्फ्लेशन है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, तो यानी चारों ऑप्शन सही हो गए, आंसर 1 2 3 4 हो गया। A very rapid growth in prices in which money loses its value to the point where even barter may be preferable. अगर मैं सिर्फ यहां पे बोल दूं कि वेरी रैपिड ग्रोथ इन प्राइसेस और ग्रोथ इन प्राइसेस इन विच मनी लूजेस इट्स वैल्यू, तो ये तो इन्फ्लेशन का भी डेफिनेशन हो गया कि अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो मनी अपनी वैल्यू लूज कर देता है। भाई जो सामान आप 10 रुपए का खरीद रहे हो, इन्फ्लेशन के बाद वो सामान 10 रुपए का नहीं मिलेगा ना, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक। बट यहां बात कर रहा है कि वेरी रैपिड यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरा इस लेवल तक बढ़ रहा है कि वहां पर मनी की कोई भी वैल्यू ही नहीं रह गई, मतलब वो सिचुएशन आ गई जहां पे सामान के बदले सामान लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, मनी का कोई रोल ही नहीं रह गया। ऐसी सिचुएशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन, जहां इन्फ्लेशन का रेट 200%, 300%, 400% होता है, यह है हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन। यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन तो देखें, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में इन्फ्लेशन का रेट, यहाँ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन ही नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट है, यानी प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो ये दोनों तो ऑप्शन काट ही दीजिए। इन्फ्लेशन यस वैल्यू घट रही है मनी की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बाकी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो स्टेटमेंट में लिखा है उसको अगर इंक्लूड कर ले तो इन्फ्लेशन से ऊपर की बात कर रहा है, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक, इन्फ्लेशनरी गैप वो गैप होता है जब आपकी इकोनॉमी में डिमांड आपके पोटेंशियल से ऊपर हो जाए, यानी एक्सेसिव डिमांड हो जाए मार्केट में और आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, तो डेफिनेटली जो मार्केट में एक्सेसिव डिमांड हुई वो क्या क्रिएट कर देगा, इन्फ्लेशन, इसीलिए उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक। एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी कि जितने लोग वॉलंटरली काम करना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, ये ध्यान रखिएगा, इनवॉलंटरली नहीं, वॉलंटरली जो भी आदमी काम करना चाहता है वो मार्केट में उतरा और उसके लिए जॉब है, ठीक, सबको जॉब मिल जाता है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें अभी भी दो कंपोनेंट है, एक जो वॉलंटरली काम नहीं करना चाहते वो यहाँ पे एडेड नहीं होते, फुल एम्प्लॉयमेंट में उनको काउंट नहीं किया जाता। अब वॉलंटरी कौन लोग काम नहीं करना चाहते, स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं 20 साल के ऊपर है, लेबर फोर्स में काउंट हो सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो वॉलंटरली काम नहीं करना चाहते, ठीक है, वो कंपोनेंट फुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा। सिमिलरली हमने फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक आदमी वॉलंटरली अपनी जॉब छोड़ रहा है, कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयड है ताकि उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो भी यहाँ काउंट नहीं होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ऐसा बंदा जो वॉलंटरली काम करना चाहता है उसके लिए काम अवेलेबल है,
यानी वो अपनी इच्छा से अगर काम नहीं करना चाह रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो काम करना चाहता है तो उसके लिए जॉब अवेलेबल है, दैट इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में जब आपकी डिमांड एक्सेस हो जाती है सप्लाई से तो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। ऐसे गैप को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक, इसका जस्ट उल्टा यानी एक्सेसिव सप्लाई हो गई और डिमांड कम है तो एक्सेस प्रोडक्ट जो है स्टॉक है मार्केट में मिले पड़ा होगा, उसकी डिमांड नहीं है तो डेफिनेटली प्राइसेस नीचे लाएंगे। ऐसी सिचुएशन कहलाती है डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप। ठीक है, Which of the following is wrongly matched? अगेन आपका जो फोकस एरिया है वो यहीं से शुरू हो जाता है। wrongly matched यानी कि जो इनकरेक्ट है आपको उसको निकालना है। पहला डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? इनसफिशिएंट डिमांड कॉजिंग लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन एंड मशीनरी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, इसी को डिप्रेशन बोलते हैं कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। जो डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूस क्यों करेंगे, और जब प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो अपनी प्रोडक्शन यूनिट को खत्म कर दीजिए, लोगों को निकालिए। एक्सेसिव लेबर आप अगर अपनी प्रोडक्शन यूनिट में एक्सेसिव लेबर रख रहे हैं और प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस होगा आपका। हर कंपनी जो प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रही है वो एक्सेसिव लेबर को निकालना शुरू कर देगी, दैट इज डिप्रेशन। सही बात है। रिसेशन, रिडक्शन इन डिमांड एंड प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा था, डिप्रेशन से पहले रिसेशन, यही रिसेशन जब 3 से 4 क्वार्टर तक रह जाता है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी सही है कि डिमांड नहीं है मार्केट में। स्टैगफ्लेशन, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस। प्राइसेस घट रही हैं, इसकी वजह से स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक। डी बूम, रैपिड एंड ऑल राउंड स्पर्ट यानी ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है, हमने बिजनेस साइकिल में देखा था। बूम वो सिचुएशन है जब डिमांड बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट होगा, सबके पास एम्प्लॉयमेंट, तो बूम भी सही है। यानी ए, बी और डी सही है, आपको निकालना है रॉन्ग, दैट इज योर स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन ज्यादातर रिसेशनरी सिचुएशन में होती है जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ लो रहती है, इन्फ्लेशन लेकिन हाई होता है, बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी उसके साथ हाई रहता है। ये बोल रहा है स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू फॉलिंग प्राइसेस। नहीं, यहीं पे गलत हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, स्लो है, चल रही है, बहुत धीमे चल रही है, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी मार्केट में मेंटेन है। इसलिए इसको ये एक पर्टिकुलर अलग से टर्म दिया गया स्टैगफ्लेशन। एक ऐसी सिचुएशन जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी धीमी है, कम है, रिसेशनरी सिचुएशन है, बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन भी मार्केट में मेंटेन है और एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई है। ठीक है, Who among the following is most benefited from inflation? जब इन्फ्लेशन होता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? क्वेश्चन से अगर हटे, नॉर्मल सिचुएशन में बात करें, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिया, ठीक है, आपने बोला 3 महीने बाद मैं आपको 100 रुपए वापस कर दूंगा। ठीक बात, 100 रुपए की जो वैल्यू आज है, इन्फ्लेशन की वजह से 3 महीने बाद वो नहीं रहेगी, यानी 100 रुपए में जो चीजें मैं आज खरीद सकता था 3 महीने बाद नहीं खरीद पाऊंगा। ठीक, तो यानी कि जब वो 100 रुपए मुझे वापस करेगा तो मनी जो वापस उसने किया उसकी कुछ वैल्यू इरोड हो चुकी है, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। तो लॉस किसका हुआ? मेरा लॉस, क्योंकि अब जो 100 रुपए की परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है, तो जो भी उधार देता है उसका लॉस है। ठीक, इसलिए क्रेडिटर्स, ये भी उल्टा लिख दिया, who among the following is most benefited, ओके मोस्ट बेनिफिटेड, सॉरी, लॉस हुआ क्रेडिटर का जिसने उधार दिया, तो फायदा किसका हुआ? जिसने उधार लिया। क्यों? क्योंकि अब उसको एक्चुअल जो रियल वैल्यू है मनी की वो उसके लिए कम हो गई है ना, क्योंकि पहले 100 रुपए, आज का 100 रुपए, उसमें जो डिफरेंस है वो 100 की वैल्यू में कमी, तो उसका फायदा, क्योंकि उसे सस्ता जा रहा है 100 रुपया, है ना। उसको अब अगर उसी वैल्यू जिस काम के लिए उसने 100 रुपए लिया था, आज अगर उसी काम के लिए वो पैसा लेने जाए तो वो 100 नहीं लेगा, उससे ज्यादा ही लेना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जो रिटर्न कर रहा है वो कम वैल्यू का पैसा रिटर्न कर रहा है। तो फायदा हुआ डेटर का, ठीक है, और नुकसान हुआ क्रेडिटर का। ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने इसीलिए समझाया ताकि आंख बंद करके आप ऐसे क्वेश्चन डील कर लें। जो पैसा देता है इन्फ्लेशन की वजह से नुकसान उसका, और जो पैसा लेता है इन्फ्लेशन की वजह से उसका फायदा। Which of the following accounts for cost push inflation? इन्फ्लेशन दो टाइप के होते हैं, एक डिमांड की वजह से होता है, एक सप्लाई की वजह से होता है। एक्सेसिव डिमांड हो गई यानी एक्सेसिव परचेजिंग पावर हो गई, ठीक,
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सप्लाई साइड इन्फ्लेशन को बताता है। क्यों? कॉस्ट पुश का मतलब आपकी जो कॉस्ट है, लागत है किसी सामान को बनाने की, वो बढ़ रही है। ठीक, आपके लेबर महंगे हो गए, आपके रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए, आपने लैंड ली थी जहां पे फैक्ट्री लगाई, उसका रेंट ज्यादा हो गया, मशीनरी ज्यादा महंगी हो गई। उस केस में जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो डेफिनेटली उसका कॉस्ट ज्यादा आया तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सिनोनिम है किसका? सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का। ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, बिल्कुल नहीं। जैसे ही मनी सप्लाई आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड क्रिएट करेंगे, तो ये तो डिमांड साइड का होगा। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देते हो तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा कम है, उन्होंने टैक्सेस ज्यादा दे दिए, तो डेफिनेटली वो प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएंगे, तो वो भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? ओके, आते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है? डिमांड क्रिएट होती है, ये भी डिमांड साइड की बात कर रहा है। इंक्रीज इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अगर आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी वो एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग में नहीं लिया गया, अगर वो आप बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली एक्सेसिव मनी आप मार्केट में पहुंचा रहे हो। तो ये और ये तीनों मनी सप्लाई, मार्केट में ज्यादा पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और ये तीनों जो है आपके वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जब पैसा पहुंचेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो डिमांड ज्यादा क्रिएट करेगी। तो इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देते हो, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं किस पे? जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, तो डेफिनेटली जब उनपे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाओगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ाएंगे। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का बेस्ट एग्जांपल है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये वन ऑफ द फैक्टर होता है इन्फ्लेशन बढ़ने का, बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। डीवैल्यूएशन, कन्वर्टिंग रुपी इनटू गोल्ड, lowering of value of one currency in comparison of some foreign currency, making rupee dearer मतलब महंगा in comparison to some foreign currency, या none of the above। ठीक, devaluation का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि $1 70 का, अगले दिन आप बोल रहे हो अरे आपका डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है, $1 72 का हो गया, फिर $73 का हो गया। हो क्या रहा है? इसका मतलब कि पहले $1 खरीदने के लिए हमको $70 देना था। ठीक, अब $1 खरीदने के लिए हमको $72 देना पड़ रहा है, यानी हमारी वैल्यू मनी जो है वो डॉलर के टर्म्स में वैल्यू खो रहा है, ज्यादा पैसा आपको देना पड़ रहा है डॉलर लेने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो रहा है? डॉलर। वीक क्या हो रहा है? मनी। इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन, कि मनी के टर्म्स में डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये होता कैसे है? इसके दो रीजन है, एक डिमांड, एक सप्लाई। डिमांड साइड पे बात करें तो अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई, समझिएगा, अगर मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही है ना? तो सप्लाई जब उतनी ही है और लोग डॉलर की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो जिनके पास डॉलर है वो सस्ता तो बेचेंगे नहीं इसको, ऑब्वियसली महंगा बेचेंगे, तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू रुपी के टर्म्स में स्ट्रांग हो जाएगी, डेप्रिसिएशन। दूसरा, सप्लाई कॉन्स्टेंट। मान लीजिए डॉलर की डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम हो गई। ठीक, जैसे ही सप्लाई कम होगी तो कम से कम डॉलर मार्केट में होगा, तो जो बचा हुआ डॉलर मार्केट में है वो कोई भी सस्ता नहीं देगा, अगेन महंगा देगा। तो जैसे ही वो महंगा हुआ यानी कि रुपी के टर्म्स में डॉलर फिर स्ट्रांग हो गया, रुपी वीक हो गया। इसी सिचुएशन को बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक, तो लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी, यही होता है डीवैल्यूएशन। हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू कम से कम रखना चाहती है, क्यों? उससे एक्सपोर्टर्स का फायदा होता है। जैसे एक्सपोर्टर्स आपके देश से सामान बाहर बेचते हैं और वहां से वो लेके क्या आते हैं? डॉलर। वो डॉलर जो है वो जैसे ही यहां पे आएगा और उसकी करेंसी आपकी डीवैल्यू हो रखी है, तो उनको जो रिटर्न मिलेगा डॉलर के टर्म्स में वो ज्यादा मिलेगा। $1 70 का था, 72 का हो गया, 73 का हो गया। अब जैसे ही वो मार्केट में डॉलर लेके आएंगे, अब वो $1 72, 73, 74 ज्यादा रुपए में खरीद सकते हैं, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है उनको। ये एक्सपोर्टर्स का फायदा है। ठीक है। मेकिंग रुपी डियरर, महंगा, यानी रुपी को स्ट्रॉन्ग बनाना, रुपी को महंगा बनाना, ये डीवैल्यूएशन का जस्ट उल्टा होता है, जिसे हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है अपनी करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर देना और किसी फॉरेन करेंसी को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लेना बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के।
एबल टू कन्वर्ट रूपी नोट्स इनटू गोल्ड, नहीं। फ्रीली परमिटिंग कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल सही बात। इसी को बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी, दैट इज एक करेंसी दूसरी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो जाए और दूसरी फॉरेन करेंसी कोई भी करेंसी आपकी करेंसी में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाए, ठीक, इसी को बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी। इशू डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई मेंटेन्स अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी का। हमारे यहाँ जितनी भी प्रिंटिंग होती है वो पहले तो गोल्ड के अगेंस्ट होती थी, ठीक, जितना गोल्ड है आपके पास उतनी ही प्रिंटिंग। लेकिन करंटली ये सिचुएशन आया कि हमें प्रिंटिंग और जो रिजर्व है उसके बीच में रिलेशन नहीं रखना, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो रखनी ही रखनी है। वो मिनिमम रिजर्व हर कंट्री मेंटेन करती है, आरबीआई भी मेंटेन करता है, जिसके अगेंस्ट प्रिंटिंग होती है। अगर आरबीआई को एक्सेसिव प्रिंटिंग करना है यानी और मनी प्रिंट करना है तो उसको अपना वो मिनिमम रिजर्व में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। वो मिनिमम रिजर्व में कुछ भी चीजें हो सकती हैं जिनमें लिक्विडिटी हाई हो, जैसे गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इशू डिपार्टमेंट है आरबीआई का वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है, यानी कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व उसको रखना है, जितनी भी एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग आगे वो करता है। जब भी वो प्रिंटिंग करेगा उसको इस मिनिमम रिजर्व में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बाय अ कंट्री इज मेंट टू लीड टू, अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है तो उससे होगा क्या? एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, नहीं, इंपोर्ट तो महंगा हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हाँ ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट महंगा है तो डेफिनेटली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का यहां मतलब समझते हैं, इंपोर्ट की जगह अब हम खुद उस चीज को प्रोड्यूस करें, ठीक। एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोर्ट रेट, पहले ही देखा था कि जैसी करेंसी डीवैल्यू होगी एक्सपोर्टर्स का फायदा होगा, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन है इसमें, थर्ड ऑप्शन है इसमें। एक्सपेंशन ऑफ इंपोर्ट रेट तो बिल्कुल गलत है, तो 1 1 1 इसमें काटा, आंसर हो गया सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सबसे पहली चीज जो देखने वाली है वो यही है कि भैया इनकरेक्ट पूछा है। रूपी कन्वर्टेबिलिटी के बारे में कौन सी चीज इसमें से गलत है? एक्सचेंज रेट शुड बी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल सही बात है, जितनी डॉलर और मनी की डिमांड सप्लाई होगी उसी के बेसिस पे वो एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जाए। एक्सचेंज रेट वुड इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, जितना ही आपका एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा उतने ही आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में पता चलेगी, और उतने ही जितना आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड है मार्केट में उतने ही आपके पास डॉलर्स आएंगे, उतने ही आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी, उतनी ही प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, तो स्ट्रेंथ सही बात है। इट वुड डिस्करेज ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शन, कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये हुआ कि वो पैसा बचा के रख रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं फॉरेन करेंसी, जब आप फ्री कन्वर्टेबिलिटी कर दोगे तो डेफिनेटली कोई नहीं बचाएगा। आरबीआई विल बी अ डायरेक्ट प्लेयर नाउ रादर देन बीइंग एन इनडायरेक्ट वन, नहीं ये उल्टा कर दिया। पहले आरबीआई जो है वो डायरेक्ट प्लेयर था, यानी मार्केट में खुद इंटरवीन करता था एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए। अभी आरबीआई डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करता, अभी आरबीआई क्या करता है, जब मार्केट में डॉलर की कमी होती है तो वो अपने रिजर्व में से डॉलर मार्केट में दे देता है, और जब डॉलर एक्सेस में होने लगता है तो वो मार्केट से डॉलर उठा लेता है, उससे वो एक्सचेंज रेट मेंटेन करता रहता है। ये इनडायरेक्ट वे है एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। स्टेट्स डेट डज नॉट इंक्लूड, यहां पे जो स्टेट्स की बात आप कर रहे हो ये आपके क्या नाम है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ठीक है। जैसे लोन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यानी कि यूपी बिहार ऐसे, ठीक है। लोन्स फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी बैंक से लोन ले सकती है। लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट लेती ही है, बिल्कुल बेसिक चीज है। प्रोविडेंट फंड्स, यस, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है उसका प्रोविडेंट फंड का जो पैसा वो कटता है वो स्टेट गवर्नमेंट यूज कर सकती है। ट्रेजरी बिल्स इशूड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेजरी बिल्स इशूड टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहली चीज जो स्टेट ट्रेजरी बिल्स इशू कर, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करती। ट्रेजरी बिल्स इशू करने की जो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक। स्टेट जो है वो आरबीआई से जब पैसा लेते हैं तो वो कुछ लोन्स लेते हैं जिनको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोला जाता है। ट्रेजरी बिल आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट की आरबीआई की लोनिंग का पार्ट नहीं होते, यानी ट्रेजरी बिल्स वो कभी भी इशू नहीं कर सकते, ठीक। इसलिए आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे,
इन क्वेश्चंस को मैं ये नहीं कहता कि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेंगे, बट हाँ मैं ये भी नहीं कहता कि इनमें से कुछ भी एस्पेक्ट एग्जाम में नहीं होगा। एस्पेक्ट्स यही होंगे, टॉपिक्स यही होंगे और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बेसिक तरीका आपको मैंने समझाने की कोशिश करी यहाँ पे वो यही थी कि भैया इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, उनकी लैंग्वेज पे फोकस करना है, टर्म्स को कैसे समझना है और थोड़ा सा पेशेंस और प्रैक्टिस अगर आप घर पे करें तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से निकल जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। ये क्वेश्चंस आपके पास हैं, इनको प्रैक्टिस करिए और कहीं भी कोई डिफिकल्टी होती है तो अपना R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर करिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।